जो नई वीडियो लेके आया हूँ, आज के जो हमारा ट्यूटोरियल रहा है वीडियो का, वो बेसिकली है कि मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस अपने लेक्चर्स में समझाया था कि एनाकोंडा क्या है, एनाकोंडा से किस तरीके से स्पाइडर इंस्टॉल किया जाता है। आज मैं आपको स्पाइडर का जो इंटरफेस है उसके बारे में बताऊंगा और किस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से छोटे मोटे प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं। हम उसके फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे, बेसिक, इट फॉर द बिगनर। हर बिगनर प्रोग्रामिंग में जो फर्स्ट बिगनर होता है उसके ऊपर चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जैसे कि ये आपके सामने जो पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट किस चीज़ का है? ये स्पाइडर आईडीई का पार्ट है। अब बात यह है, स्पाइडर आईडीई का पार्ट है तो आईडीई का मतलब तो पता होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये तो पता है आपको। नाउ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक तरीके से एक एप्लीकेशन है, और किस तरीके की तरह? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह। जिस तरीके से वर्ड हमारी मदद करता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, टेक्स्ट टाइपिंग में मदद करता है हमारी तरीके से, ऐसे स्पाइडर आईडी भी एक एप्लीकेशन है। ये हमारी मदद करता है पाइथन के प्रोग्राम को लिखने में। ठीक है, वहां पे हम लोग वर्ड में क्या लिखते हैं? हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं, यहाँ पे हम लोग पाइथन के प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, अब मैं इसके सबसे पहले 3 मेन कंपोनेंट के बारे में बात करता हूँ। जो पहला कंपोनेंट है, जो मेन 30 विंडो में जो स्पाइडर आईडी के जो विंडो है, इसमें 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट की बात करते हैं, जो कि हमारी ये है, ये दिख रहा है आपको? ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं। दिख रहा है बॉक्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में? ये पूरा जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं। इस कंपोनेंट को क्या कहते हैं? एडिटर विंडो। क्या कहते हैं? एडिटर विंडो। एडिटर विंडो का काम किसके लिए आता है? आप अपने स्क्रिप्ट लिख सकते हो, स्क्रिप्ट बेस्ड प्रोग्राम बना सकते हो। तो एडिटर विंडो का क्या काम है? फॉर राइटिंग योर स्क्रिप्ट बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट क्लियर हो गया। पहला कंपोनेंट कौन सा है? एडिटर विंडो फॉर योर स्क्रिप्ट्स। अब आते हैं दूसरे कंपोनेंट पे, ये आ जाइए, देखिए। ठीक है, और थोड़ा सा मैं चलता हूँ, आपको एडिटर विंडो का भी थोड़ा और बता देता हूँ, ताकि हम बाद में फिर उसमें पूरे डिटेल में चल जाएंगे। अब एडिटर विंडो वो जगह होती है जहाँ पे हम अपने जितने भी पाइथन की स्क्रिप्ट होती हैं वो लिखते हैं। अब जैसे मैंने बताया, पाइथन की स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो आपके दिमाग में आता होगा, सर ये पाइथन स्क्रिप्ट क्या है? तो पाइथन स्क्रिप्ट एक ऐसी टेक्स्ट फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन हमेशा .py होता है। क्या होता है? देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए। अच्छा, मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं फॉन्ट साइज बढ़ाते कैसे, ताकि हम और फिजिबल होकर कर सकें। तो फॉन्ट साइज बढ़ाने का जो ऑप्शन होता है, ये आपका मेन्यू बार ऊपर दिख रहा है। इस मेन्यू बार में ही हम ढूंढते हैं, सबसे पहले टूल्स में जाते हैं। टूल्स में जाकर के हमें फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो मतलब अपीयरेंस और लुक चेंज करना है इसका। तो प्रेफरेंस दिख रहा है आपको? प्रेफरेंसेस दिख रहा है? प्रेफरेंसेस पे जाएंगे हम लोग यहाँ पे, और अपीयरेंस में गए हम लोग। यहाँ पे जाके मैंने इसका फॉन्ट साइज कर दिया, इसका 13 करके मैंने ओके दबा दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा तरीका। अब थोड़ा सा आई थिंक डेट आप लोगों को टेक्स्ट और अच्छे से दिखाई देगा। फॉन्ट साइज मैंने इसका इंक्रीज कर दिया है। तो ये तो हो गया तरीका फॉन्ट साइज बढ़ाने का। तो पहले कंपोनेंट की जो बात की थी, वो मैंने एक एडिटर विंडो की बात की थी। एडिटर विंडो का काम क्या होता है? जहाँ पे हम अपनी पाइथन स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब बात ये आती है पाइथन स्क्रिप्ट क्या है। तो पाइथन स्क्रिप्ट एक ऐसी टेक्स्ट फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन क्या होता है? .py होता है। मतलब किसी भी फाइल को आप बनाओगे, उसके पीछे का एक्सटेंशन क्या लगेगा? .py लगेगा। इसके पास पहले से कुछ ऐसे पाइथन कमांड होते हैं जो कि इसके साथ एग्जीक्यूट होते हैं। और दूसरी बात आपको सबसे मेन बताऊं कि जो पाइथन स्क्रिप्ट होती है, इस पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर आप मल्टीपल कोड लाइन्स लिख सकते हो पाइथन स्क्रिप्ट में, और उसको एक सिंगल कमांड से एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं भी आपको दोनों मंत्र बताऊंगा दोनों में। यहाँ पे आपका लाइन ऑफ कोड एक से ज्यादा हो सकता है, वो सारा लाइन ऑफ कोड एक फाइल के अंदर होगा और पूरी फाइल एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी। आई बात समझ में? मल्टीपल लाइन ऑफ कोड जो होगा, उनको आप एक फाइल के नाम से सेव करोगे, और सेव होने के बाद पूरा आपका एक साथ काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, अब आपको मेरे साइड से क्लियर हो गया होगा हमारा पहला कंपोनेंट जो एडिटर विंडो है, या मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर है। आई थिंक दैट इट इज क्लियर टू ऑल।
दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, वो है ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर। ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर का पार्ट है हमारा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर क्या होता है, एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे हम ब्राउज कर सकते हैं अपने फोल्डर, किस फोल्डर में भी जाना है और किस इंफॉर्मेशन, जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन, या कोई प्रोसीजर की इंफॉर्मेशन या फंक्शन की इंफॉर्मेशन जो कि हम अपनी स्क्रिप्ट में यूज़ करने वाले हैं, उन सब का पार्ट यहाँ दिखाई देता है। अब आप दोबारा बता दूँ, क्योंकि इसमें देखो चार चीज़ होते हैं, एक तो वेरिएबल एक्सप्लोरर होता है, एक हेल्प होता है, एक प्लॉट होता है और एक फाइल्स होता है। तो कुल मिलाकर के जो ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर है ये एक ऐसी प्लेस होता है जहाँ पे हम ब्राउज कर सकते हैं अपने फोल्डर्स के थ्रू। ब्राउज ये दिख रहा है आपको, जैसे फाइल में गया तो मुझे दिखा रहा है कहाँ पे सेव हो रहा है मेरा, ये सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, JPS के अंदर जय नाम के मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। दिस इज अ वर्किंग डायरेक्टरी फॉर द न्यूली ओपन्ड कंसोल, मतलब ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ है, मतलब जहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड है। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर इज एक तरह से ऐसी जगह जहाँ पे हम ब्राउज करते हैं थ्रू द फोल्डर एंड इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिल जाती है अबाउट द मॉड्यूल्स, प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस जो कि हम अपनी स्क्रिप्ट में यूज़ करने, जो भी हम स्क्रिप्ट में मॉड्यूल्स, फंक्शंस एंड प्रोसीजर यूज़ करेंगे ये सारे ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर में आते हैं। आई थिंक दैट आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर क्या है। अब आते हैं हमारे तीसरे कंपोनेंट पे, ठीक है। तो तीसरा कंपोनेंट क्या है हमारे पास, द कंसोल। दिख रहा है आपको कंसोल IA, वेरी गुड। तो कंसोल IA की बात करते हैं, ठीक है। पहली बात तो कंसोल IA हमारा पाइथन वर्जन कौन सा करवा रहा हूँ मैं आपको, 3.8.3, ठीक है। आज का जो 3.813 जो हमारा 64 बिट का है AMD 64 में, वो उठा रखा है इसने, मैंने उसमें पाइथन में काम कर रहा हूँ। तो जो कंसोल है, जहाँ एक कंसोल एक ऐसा पार्ट होता है, पहला थर्ड पार्ट क्लियर हो गया, कौन सा पार्ट है हमारे पास, द थर्ड पार्ट इज कंसोल। और कंसोल किसके लिए बनाया गया है, आई पाइथन शेल के लिए बनाया जाता है। किसके लिए, फॉर योर आई पाइथन शेल, ठीक है, फॉर योर आई पाइथन शेल। अब कंसोल का काम क्या है, तो कंसोल इज अ प्लेस वेयर यू कैन एसेस योर आई पाइथन शेल। एक ऐसी जगह होती है जहां से आप अपने आई पाइथन शेल को एसेस कर सकते हो एंड सी द रिजल्ट ऑफ योर स्क्रिप्ट, और जो भी स्क्रिप्ट आप लिख रहे हो उसका रिजल्ट भी देख सकते हो। सो बेसिकली द पाइथन शेल और द पाइथन इंटरेक्टिव, हम इसे पाइथन शेल भी कहते हैं या पाइथन इंटरेक्टिव शेल भी कहते हैं। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम अपने पाइथन के कोड को टाइप करते हैं और हाथों हाथ इसका रिजल्ट भी देखते हैं, इमीडिएटली सी द रिजल्ट ऑल्सो, यहाँ पे हाथों हाथ रिजल्ट भी देखने को मिल जाता है। आई पाइथन शेल जो होता है ये लाइन बाय लाइन रन होता है। सो अगर हमें किसी ऐसे कमांड को रन करना है जिसमें 10 लाइनें हैं, तो हमें उसे अलग अलग लाइन में लिखना, उसे एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एक पहला पार्ट हमारा आज के जो है, वो जो मेरा पहला पार्ट था वो आपको बता दिया कि मैंने आपसे बताया था कि स्पाइडर ये पूरा ID है, स्पाइडर का जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है हमारा एडिटर विंडो। एडिटर विंडो बेसिकली बनाया गया है फॉर योर स्क्रिप्ट, मतलब ऐसे प्रोग्राम बनाने के लिए जिसका एक्सटेंशन .py होता है, दिख रहा है आपको, .py होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर होता है जो कि फाइल्स के लिए होता है, जो भी फाइल्स फोल्डर्स है उनके बारे में पता करने के लिए। तीसरा कंसोल है जिसका काम ये है फॉर योर आई पाइथन शेल के लिए, ठीक है। सो आई थिंक दैट ये पूरा पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तीनों कंपोनेंट क्या वो भी क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा वापस से इसके टूल्स पे आते हैं, GUI पे आते हैं, ठीक है। GUI में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। देखिए ये इसके मेन्यू बार है, फाइल हो गया, ठीक है, जिसमें आपको दिख जाएगा, आपको फाइल ओपन करना, ये करना, सारा पार्ट होगा। दूसरा आपका एडिट हो गया, एडिट में पेस्ट, कमांड, कमेंट और ये सारे पार्ट हो गए। आप देख लेना सारी चीज़, मैं तो आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि क्या है इसका GUI। ये सोर्स का पार्ट हो गया, जहाँ पे आप जो भी सोर्स कोड है, ये बहुत रेयरली यूज होता है हमारे पास, लेकिन अब हमारे पार्ट आता है रन। देखो हम कोई भी प्रोग्राम या स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हमें उसको रन करना होता है, और रन करने का शॉर्टकट क्या है, डेट इज F5। इसमें रन के भी कई तरीके, अगर आपको एक रन सेल करनी है, रन सेल एंड एडवांस करना है, रन सेलेक्शन और द करंट लाइन को ही करना है, री रन द पुरानी स्क्रिप्ट जो उसको दोबारा से रन करना है, और तो ये सारी चीज़ें रन के कई सारे मोड भी अवेलेबल है। फिर बात करते हैं डीबग। डीबग होता है एरर हटाना, ठीक है। तो डीबग का पार्ट भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, डीबगिंग करना है तो कंट्रोल के साथ F5 दबाना होता है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताता है कि हाँ आपकी यहाँ गलती है या प्रोग्राम में यहाँ लूप खोला है, ये सारी चीज़ें बताने का काम करता है। एक तरीके से
और अगर आपने कोई ब्रेकिंग हो रही है, प्रोग्राम लूप सही से इंटरप्रेट नहीं हो पा रहा, सब बताएगा। आपकी कंसोल विंडो का पार्ट ये है कि कौन सा कंसोल है आपका, न्यू कंसोल आपको चाहिए, अलग से सेपरेट चाहिए और उसको एग्जिस्टिंग कर्नल से लिंक करना है। अब बात आती है प्रोजेक्ट की। देखो होता ये है कि आप जब भी फर्स्ट टाइम इसको स्पाइडर इंटरफेस क्वालिटी को यूज़ करते हो तो आपको सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने तो अपना एक प्रोजेक्ट बना रखा है जय नाम का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको फर्स्ट टाइम यदि कभी यूज़ करो तो न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। ये आपकी लोकेशन होगी और लोकेशन जो भी आप लिखो, जैसे मेरी लोकेशन ये दिख रही है आपको यहाँ पे, सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, जेपीएस के अंदर। अब मैंने अपनी किस नाम से प्रोजेक्ट बनाया है, जय नाम के नाम से प्रोजेक्ट बनाया है। अभी मेरा प्रोजेक्ट खाली है, मैंने अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरे इस प्रोजेक्ट में जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया वो पूरा खाली है, इसमें कोई प्रोग्राम नहीं बना रखे मैंने। और ये भी एक प्रकार से मेरी न्यू डायरेक्टरी क्रिएट हो रही है, एक न्यू डायरेक्टरी है जहाँ पे मेरी सारी फाइल्स जाके सेव होंगी। सो ये तो बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब ये बात क्योंकि मैंने तो प्रोजेक्ट बना रखा है तो मैं दोबारा क्रिएट नहीं कर रहा, लेकिन आप जब भी बच्चे कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको सबसे पहले कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जहाँ पे आपकी फाइल सेव हो। टूल्स का पार्ट मैंने बता दिया। टूल्स में हमारा प्रेफरेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। व्यू में देख ले क्या क्या चीज़ आपको देखनी है, क्या नहीं देखनी, व्यूज़ आपको पार्ट का काम करता है। और हेल्प का पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास जनरल चीज़। ठीक है, अब आपका जो मेन पार्ट आता है उसके पार्ट में बात करते हैं। आज हम जो मेन देखने, नाउ माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो पाइथन का स्पाइडर का आईडी है 3 कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं कंसोल के बारे में। देखो कंसोल में हम जनरल कोड जो है वो यहाँ लिख के इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एडिशन करना है, मैंने लिखा 1+5 लिख दिया मैंने। तो 1+5 जैसे मैंने लिखा, मुझे एडिशन करना था, प्लस किसके काम आता है, एडिशन के, तो मैं लिखा, मेरे सामने आउटपुट क्या आ गया, 6 आ गया। ऐसे मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैंने थोड़ा सा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लिखा मैंने, तो मेरे सामने यहाँ 10 आ गया। ऐसे मुझे क्या करना है, एक्सपोनेंटाइजेशन करना है, मतलब कि एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन करना है मुझे। तो एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन का पार्ट ये है कि जैसे कि मैंने 4 का एक्सपोनेंशियल निकालना चाहता हूँ तो 4 एक्सपोनेंशियल 2 करा मैंने यहाँ पे, तो यहाँ का 4 की पावर 2 हम जैसे करते हैं तो 16 आ गया। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके सारे ऑपरेशन बता रहा हूँ, आपको कैसे इंप्लीमेंट आप कंसोल में। ये क्या हुआ, कंसोल जैसे मैंने बताया था लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ कोड का करता है, वही लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ कोड हो रहा है यहाँ पे। अब बात करता हूँ दूसरे ऑपरेटर की, जिसे मॉड्यूलो कहते हैं। मॉड्यूलो को रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज के सिंबल से, जिसका काम क्या होता है, रिमाइंडर देना। जैसे कि 18 को मैं थोड़ी देर के लिए इसको हम कहते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं इसे। 18 को मॉड्यूलो बाई मैंने करा है थोड़ी देर के लिए 7 से। ठीक है, तो 18 मॉड्यूलो बाई 7 करा मैंने, तो मेरे को यदि हम 7 से उसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, हमारे पास बेसिकली 2 जो 14 होता है और रिमाइंडर कितना बचा 4, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, रिमाइंडर देगा। ये कोई भी नंबर टाइप कर लो, आपको क्या शो करेगा, रिमाइंडर। तो अभी तो मैंने आपको क्या दिखा दी, मतलब एडिशन दिखा दिया मैंने आपको। थोड़ा सा स्क्रीन में और बड़ी करके दिखा देता हूँ आपको ये, जैसे अगर आप फिजिबल हो तो उसके अकॉर्डिंग आप स्क्रीन बड़ी कर सकते हो। ठीक है, अभी तक हमने देखा पार्ट के अंदर एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया और हमारा मॉड्यूल हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास इक्वल टू। अगर कोई वेरिएबल x है वो इक्वल टू y है तो क्या रिटर्न करना चाहिए, 2 करना चाहिए। तो सेम पार्ट ये है, इक्वल टू के लिए हम डबल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे कि थोड़ी देर के लिए मैं आपको कहूँ कि x है, ठीक है, तो x मान लेते हैं हम लोग, x इक्वल टू 7। ठीक है, तो x इक्वल टू 7 दिया मैंने, तो ये मुझे यहाँ कि हाँ, अब मेरी बात ये आ जाएगी कि x की वैल्यू इज डिफाइंड नहीं है। वेरी गुड, सही बात है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि 6 इक्वल टू 7, तो ये फॉल्स दिया मुझे। ठीक है, क्योंकि x वेरिएबल था, x की वैल्यू मैंने डिफाइन नहीं करी थी, तो x की कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए एरर दे दिया आपने। तो हमने यहाँ लिखा कि डेट इज x को मैंने क्या मान लिया, 6 मान लिया, तो 6 इक्वल टू 7 लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स लिखेगा। और ऐसे ही यदि 7 इक्वल टू 7 लिखता हूँ मैं तो मुझे ट्रू मिलेगा। तो ये डबल असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है, यहाँ पे डबल असाइनमेंट ऑपरेटर काम क्या है, इक्वल टू का काम करना है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास, अगर कोई चीज़ इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू के लिए भी ऑपरेटर बताता हूँ आपको क्या लगेगा। नॉट इक्वल टू पे केस में होगा, जैसे कि मैंने लिखा 6
नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का है 7, ये मुझे पता है नॉट इक्वल टू 7 है, लेकिन मेरे को क्या आना चाहिए, ट्रू, क्योंकि सही है ये, तो सही है तो ट्रू आएगा। और यदि मैं लिखता हूँ कि 7 नॉट इक्वल टू 7, तो उस केस में क्या आना चाहिए, फॉल्स। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ गई। मैं ऑपरेटर की जो बात कर रहा हूँ, मैंने अभी आपको इक्वल टू बताया, नॉट इक्वल टू बताया। अब मैं बात करता हूँ कि ग्रेटर देन की। ठीक है, अगर ग्रेटर देन की बात करता हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि क्या 12 ग्रेटर देन है 7 से, तो हाँ बोलोगे है, तो ट्रू आएगा आपके पास। और यदि मैंने लिखा थोड़ी देर के लिए कोई नंबर और मैंने कहा कि वो ग्रेटर देन है, ठीक है, तो आंसर आएगा फॉल्स। देख रहे हैं आप, कोई भी कितना बड़ा नंबर लिखो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो आप थोड़ा समझाने के लिए पार्ट है मेरे पास, ठीक है। और ऐसे ही आप यदि लेस देन का देखना चाहते हो, तो मैंने लिखा यहाँ पे कि 34 लेस देन 23 है, तो फॉल्स हुआ, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको देखना है कि एक और ऑपरेटर है कि हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का भी हम जैसे देख सकते हैं कि या तो वो ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो। तो थोड़ी देर मैंने कहा कि 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है, तो ट्रू, ग्रेटर देन तो है, एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना, तो यहाँ पे भी हो गया आपका पार्ट सही। एक और समझा देता हूँ, क्या 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, तो भी क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। अगर लिखूँ क्या 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, तो इस केस में क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो ये पार्ट मेरा समझ में आ गया, क्या कहना चाहता हूँ आपसे मैं, क्या क्लियर हो गया आपको। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन आज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेसिक जनरल पार्ट के अंदर, ये आपको हद तक काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही लेस देन इक्वल टू की बात करूँ मैं आपसे, तो मैंने कहा कि थोड़ी देर की लेस देन इक्वल टू की बात करता हूँ, तो मैंने कहा कि 23 लेस देन इक्वल टू 34 है, ट्रू है। अब मैं ऐसे का बहुत बड़ा नंबर लिख दिया, फिर मैंने कहा लेस देन इक्वल टू, सर ये तो बहुत बड़ा नंबर समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो भी बता देगा आपको, हाँ तो क्या है, ट्रू है। सो दिस इज़ वॉट हमने आज के ट्यूटोरियल में, मैंने आपको कुछ वीडियोस में बता दिया कि किस तरीके से आप कंसोल का आई पाइथन शेल, जिसे हम आई पाइथन कंसोल कहते हैं, दिख रहा है आपको आई पाइथन कंसोल, आई पाइथन कंसोल का यूज़ करके आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हमने एडिशन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, एक्सपोनेंशियल देखा, मॉड्यूलो ऑपरेटर देखा, इक्वल टू देखा, इक्वल टू के बाद हमें नॉट इक्वल टू देखा हमने, ग्रेटर देन देखा हमने, लेस देन देखा हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू देखा, लेस देन इक्वल टू देखा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ये टॉपिक किसका, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं इम्प्लीमेंट के, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको, अब हम पार्ट चलते हैं आगे के ऊपर। अब मैंने अगेन एक लिखा था, जैसे मुझे प्रिंट करना है कोई देर के लिए, ठीक है, मैंने प्रिंट लिखा और प्रिंट में लिखा है जय भारत, अपना नाम लिख दिया जय भारत शर्मा, और मैंने बंद किया, तो इसने प्रिंट क्या कर दिया मुझे, जय भारत शर्मा। तो ये प्रिंट क्या है, डिस्प्ले कराने का काम करता है आउटपुट, ठीक है। अब मुझे जो मैंने प्रिंट तो कर दिया कि जय भारत शर्मा क्या है, लेकिन मुझे ये पता करना है कि जय भारत शर्मा का डाटा टाइप क्या है, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट जो दिया है वो एक किस तरीके के ऑब्जेक्ट को अपने साथ रखता है। तो इसके लिए एक बिल्डिंग मैंने फंक्शन बताया था टाइप करके, तो हमें करना ये है, बिल्डिंग फंक्शन टाइप होता है, इसके लिए मैंने यहाँ लिखा और यहाँ लिख दिया मैंने जय भारत शर्मा, और इसे बंद किया मैंने, ठीक है। तो ये बंद करने के बाद मैंने टाइप करके किया, तो आउटपुट में देखो मेरे पास क्या है, STR स्टैंड फॉर द स्ट्रिंग, मतलब आपका जो बनाया है आपने वेरिएबल, वेरिएबल किस नाम से बनाया है आपने, जो भी वेरिएबल बनाया है, मतलब जो भी आपने ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, वो किसके अंदर है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग क्लास के अंदर आ रहा है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको कि किस तरीके से हम लोग प्रिंट का यूज़ करते हैं, और प्रिंट के अंदर जो है उसको हम कैसे उसका डाटा टाइप चेक करते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसका एक बिल्ट इन फंक्शन है टाइप करके, जिससे तो हमने आसानी से चेक कर सकते हैं। अब एक छोटा सा प्रोग्राम भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब छोटा सा प्रोग्राम देखना है, मैं आपको देखो दोनों तरीके में करके बताता हूँ मैं, जैसे मैंने कल आपको उसमें ही बताया था, हमारे प्रोग्राम, उसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, x की वैल्यू इक्वल टू y की वैल्यू इक्वल टू z की वैल्यू इक्वल टू 15 दी मैंने, ठीक है। और उसके बाद लिख दिया मैंने प्रिंट, और फिर मैंने लिख दिया x, फिर लिख दिया प्रिंट y, लिख दिया मैंने प्रिंट जेड, ठीक है, सारे लिख दिए मैंने। प्रिंट एक्स वाई जेड, समझ में आ रहे हैं, मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दी है 15, तीनों को, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था
मल्टीपल वेरिएबल को सिंगल वैल्यू असाइन करना। ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूँ करके। मल्टीपल वेरिएबल को सिंगल वैल्यू असाइन करी, मैंने लिखा, मैंने एंटर मारा। तो अब यहाँ देखिए मेरे पास एक सिंटेक्स एरर है, क्योंकि प्रिंट क्या है उससे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो सिंटेक्स में वेरिएशन आ गया। अब सिंटेक्स में वेरिएशन आया तो उसका हम सोल्यूशन करेंगे। अब इसका सोल्यूशन करने के लिए हम चलते हैं थोड़ी देर के लिए किसके पार्ट पे, डेट इज, अब हम चलेंगे यहाँ पे आपको आईपाइथन चल के बताने के लिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको यहाँ दिखाते हैं, जैसे कि मैंने अब यहाँ करा, मैंने थोड़ी देर के लिए वही एग्जाम्पल लिखा कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू, और लिखा मैंने थोड़ी देर के लिए आपको पार्ट यहाँ पे, डेट इज जेड इक्वल टू 15 लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट एक्स, फिर लिखा मैंने प्रिंट वाई। ठीक है, प्रिंट वाई करा, फिर मैंने प्रिंट जेड किया यहाँ पे, और ये हो गए तीनों पार्ट। अब उसके बाद मुझे करना है क्या, ये मेरा पार्ट जो है जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर, ये मेरा पार्ट जो है ये एडिटर विंडो है। तो एडिटर विंडो में जो भी प्रोग्राम है मेरा पाया भी प्रोग्राम किस फाइल के अंदर सेव हो रहा है, temp.py के अंदर सेव हो रहा है। मुझे पहले पार्ट क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, क्या करना है, सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद मुझे रन दिख रहा है यहाँ पे, मैं रन पे जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, और रन पे जाने के बाद मैंने इसे रन किया। ठीक है, मेरा आउटपुट आ गया यहाँ पे 15 15 15, तीनों की वैल्यू क्या आ गई, 15 15 15। ठीक है, और अब मैं दूसरा जैसे एक और प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ, करके दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल हम करके देखते हैं दूसरा प्रोग्राम जो मैंने आपको दिया था कि ए थोड़े के लिए वेरिएबल ए है, कॉमा बी है, कॉमा सी है, और उसको इक्वल टू हमने दे दिया वैल्यू 10 10 कॉमा 20 कॉमा 30। ये हमने मल्टीपल वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यू एक साथ असाइन करने का तरीका देखा था हमने। ठीक है, और इसमें हमने कर दिया प्रिंट ए, प्रिंट बी, और प्रिंट, ठीक है, सी। तो अब इसको देखने करके इसमें एरर जनरेट होती है नहीं होती है ये भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिंटेक्स एरर दिया। ठीक है, सिंटेक्स एरर क्या थे वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इस सिंटेक्स एरर का पार्ट ही है कि हम यहाँ पे इसने इस लाइन के आगे बढ़ा ही नहीं, आगे ये। ठीक है, क्या नहीं बढ़ा, इस लाइन के आगे बढ़ा ही नहीं। तो इस चीज़ की भी आपको पता, क्योंकि देखो क्या होता है कि एरर होना बहुत जरूरी है। बिना एरर के अगर आप उसको नहीं देखोगे तो आपका मैक्सिमम पार्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, एरर आना भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि एरर आने से भी काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास क्या आ गया, 10 20 30 दिख रहा है आपको। देखो गलती करते हैं, प्रोग्रामिंग इटसेल्फ एरर से ही सिखाती है। एरर आई तो आपने उस एरर को देखा, आपने उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम रन करा, और आपको देखिए आउटपुट क्या आ गया, 10 20 30। ठीक है, इसमें कोई डाउट है आपको, नहीं है? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप ठीक है, अब एक और चलते हैं प्रोग्राम पे चलते हैं। उसके बाद मैं आपको ज़्यादा नहीं, आज की फर्स्ट हमारी क्लास है प्रोग्रामिंग की, तो मैं ज़्यादा तो नहीं, पर एक छोटा सा प्रोग्राम और लेके चलता हूँ जिसके अंदर मैं आपको समझाना चाहूँगा डाटा टाइप। जैसे मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने लिख दिया कि लिख दिया JBS लिख दिया। ठीक है, और फिर मैंने लिखा एक एज नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, उसको एज के अंदर लिख दिया 31, और फिर लिखा मैंने उसके अंदर नेक्स्ट बना दिया मैंने थोड़ी देर के लिए मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बना दिया, जिसमें लिख दिया मैंने 90.34। और उसके बाद मैंने क्या करा, प्रिंट किया मैंने यहाँ पे नेम, और फिर मैंने करा प्रिंट यहाँ पे एज, और फिर करा मैंने प्रिंट यहाँ पे डेट इज मार्क्स। ठीक है, तीनों कर दिए मैंने। यहाँ पे हो गया मेरा पार्ट, मैंने 3 वेरिएबल बनाए और तीनों को प्रिंट करा दिया। अब आउटपुट भी आना चाहिए मेरे पास ना उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ देखा, मैंने इसको सेव करा, सेव करने के बाद मैंने इसको रन करा, F5 से भी रन कर सकते हो आप अगेन। तो देखिए नेम में क्या प्रिंट हुआ, JBS, एज में क्या प्रिंट हुआ 31, और मार्क्स में क्या प्रिंट हुआ 30.34। तो मेरा जो कंसेप्ट आपको समझाना है किस तरीके से पूरा हम पाइथन के आईडी को यूज़, पाइथन के आईडी का यूज़ पाइथन में करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा आप यहाँ पे एक आपको दिखाना चाहूँगा, एक लास्ट एक प्रोग्राम भी है वो भी समझाना चाहूँगा मैं आपको। अब मैं मान के चलो थोड़ी देर के लिए मैं एक प्रोग्राम है जिसमें कैलकुलेट करना चाहता हूँ
एवरेज स्कोर सेल्फ कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एवरेज स्कोर कैलकुलेट करने का जो फंडा क्या है, ठीक है, और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके लिए आपको हर वेरिएबल भी बनाने पड़ेंगे क्लास के। तो वेरिएबल बनाने के लिए हम थोड़ी देर के लिए वो भी देख लेंगे वेरिएबल कैसे बनते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। दो तरीके से होते हैं, या तो वेरिएबल बनाओ, वेरिएबल बना के इसे इम्प्लीमेंट करो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे हम लोग दूसरा प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पे कैसे है, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने थोड़ी देर के लिए वेद मैथ्स नाम का मेरा प्रोग्राम का कंसेप्ट समझ में क्या कहना चाहता हूँ। आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट का एवरेज स्कोर निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने मैथ का थोड़ी देर क्रिएट का मैथ के मार्क्स दिए थे मैंने उसके डेट मार्क्स दिए थे मैंने उसके 89.6 दी थी मैंने यहाँ पे 89.6 दी थी मैंने। और उसके बाद ही मैंने आईटी के अंदर उसके मार्क्स दे दिए डेट इज 90 दे दी। और फिर दे दी मैंने उसके साइंस में दे दिए मैंने उसके मार्क्स डेट इज 81.90, 80.9 दे दिए। अब उसके बाद मैंने क्या करा यहाँ पे तीनों चीज़ लिख दी है। अब मेरे को चाहिए क्या यहाँ पे एवरेज स्कोर चाहिए। तो मैंने एवरेज स्कोर के लिए क्या करें यहाँ पे मैंने टाइप किया है एवरेज, ठीक है, एवरेज और इक्वल टू 89 एवरेज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग मैथ्स प्लस आईटी प्लस और साइंस, ठीक है। और ये लिखने के बाद मैंने डिवाइडेड बाई इसको 3 करा, ठीक, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए हमें सारी मार्क्स को ऐड करके उसके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से करना पड़ता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने करने के बाद देखते हैं प्रोग्राम में क्या चेंजेस आते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग और देखते हैं, क्योंकि एरर आना भी मैंने कहा था बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गया सही, लेकिन प्रिंट तो कराया नहीं मैंने, प्रिंट कराते हैं एवरेज को, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, सेव करते हैं और फिर उसके बाद रन करके देखते हैं, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स कितने आ गए मेरे, डेट इज़ 87.16, क्लियर हो गया, 87.16 मेरे एवरेज मार्क्स आ गए, ठीक है। ऐसे आप चाहो तो किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये मैंने एक सिंपल प्रोग्राम बताया आपको कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के मेरा आज का कंसेप्ट था आपको समझाने का कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। और शॉर्ट एंड बहुत जल्दी से हम चलते हैं आगे, क्योंकि अब इस तरीके से मैं आपको और लाइव मतलब एक तरह से पूरा प्रोग्रामिंग करके समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। आज के पूरे लेक्चर हमने देखा कि स्पाइडर आईडी क्या है, स्पाइडर आईडी के 3 कंपोनेंट कौन कौन से, एडिटर विंडो, ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर और कंसोल। और उसके अंदर हमने किस तरीके से पाइथन स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसकी प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है, .py होता है, और ये IPython कंसोल है। यहाँ पे आप इंडिविजुअल लाइन बाय लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, यहाँ पूरा प्रोग्राम लिख के उसको .py में सेव करके और रन में F5 में जाके रन करते हो। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच बताइए, और अपने व्यू भी शेयर कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।